हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया चैप्टर इंडेक्स नंबर और आज की क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 16th पार्ट करने वाले हैं। 1 to 15 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का, आप आराम से जाके चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, बस आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलने हैं। आज लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सुपर सिंपल, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स क्योंकि इसके भी साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कंज्यूमर इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या, मतलब इसका मतलब क्या है, एंड देन फिर इसके फॉर्मूलाज करने वाले हैं और इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। करें स्टार्ट फटाफट से। देखो हार्डली 1 मिनट लगेगा इस टर्म का मतलब समझते हुए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इंडेक्स नंबर बेसिकली किसी चीज का जो चेंज होता है उसका एवरेज। इतना सारा क्या बोल दिया मैंने, ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल 10th में आपके पास कितने मार्क्स आए थे, 10th में मैथ्स में 50 थे और अब आपके 80 आ गए। तो ये 50 से 80 का जो चेंज है इसका एवरेज को इंडेक्स नंबर कहते हैं। इंग्लिश में 90 थे, अब 95 हो गए, तो जो 90 से 95 के मार्क्स का चेंज है इसकी एवरेज को इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। तो जो हमारे चेंज हुए आपके मार्क्स के 10th से लेके अब तक, उन मार्क्स का जो चेंजेस आए हैं उसकी एवरेज को इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर, जब इंडेक्स नंबर की फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें आपको क्लियर किया था कि इंडेक्स नंबर क्या है। जो भी आपका कोई चेंज होती है वैल्यू का, पहले कुछ समझ लो 2010 में कुछ और वैल्यू थी, 2015 में कुछ और वैल्यू होगी, ये जो चेंज आया वैल्यूज का इसकी एवरेज को इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। क्लियर है चीज। आज हम करने वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ते जाते हैं मार्केट में किसी चीज के, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी आप व्हीट ले लो, राइस ले लो, अगर इन सब चीजों के प्राइजेस में चेंज आता है हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चों पे भी फर्क पड़ता है ना। अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो हमारा एक्सपेंडिचर जो पहले 15,000 में 20,000 में घर का खर्चा चलता था, अब 25,000 30,000 में चलता है। कहने का मतलब अगर चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारा घर का खर्चा भी बढ़ रहा है, हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहे हैं। तो चेंज तो आ रहा है ना, मतलब प्राइस चेंज हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। पहले कुछ और प्राइसेस थे, अब कुछ और प्राइसेस हो रहे हैं, पहले कुछ और एक्सपेंडिचर थे, अब कुछ और हो रहे हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है, इन चेंज की एवरेज को, क्योंकि ये प्राइसेस का चेंज है, घर में यूज होने वाली चीजों का प्राइसेस की बात हो रही है, कंज्यूमर्स की बात हो रही है, घर खर्च एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है, इसलिए इस इंडेक्स का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब पहले से ही चेंज था कि हाँ चेंज, एवरेज निकाल रहे हैं हम चेंजेस की। कंज्यूमर प्राइस मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स, हमारे एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है, हमारे प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, व्हीट राइस इन सब चीजों की बात हो रही है कि उन सब के प्राइस बढ़ने से हमारे घर खर्चे, हमारे खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि खर्चों की बात हो रही है। दैट इज, इसलिए इसका नाम कंज्यूमर, मतलब जो हमारे कस्टमर्स है, हम लोग हैं। प्राइस के कारण हमारे एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका नाम है। बताओ कोई दिक्कत? पक्का नहीं है कोई दिक्कत? देख लो, सोच लो। इसके बाद मैंने फॉर्मूलाज कराने हैं और फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्लियर हो गया, क्योंकि ये कस्टमर से रिलेटेड है, प्राइसेस से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, चेंजेस है तो नाम इंडेक्स, कंज्यूमर से रिलेटेड, प्राइसेस से रिलेटेड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलो चाहे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करो तो भी आपको सेम मेथड करना है, कोई लिख रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर करो तो भी आपको सेम मेथड करना है। करें स्टार्ट। फिर इसके अंदर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के। क्या कैलकुलेट करने के? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। 2 मेथड्स करने हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत सिंपल है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो। पहले हेडिंग ये दे दिया आपने, अब नोट्स बनाओ। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा मेथड है दैट इज बहुत सिंपल, फैमिली बजट मेथड। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको किस मेथड से कैलकुलेट करना है, फैमिली बजट मेथड। ये दोनों मेथड्स की नेम लिख लिए, बताओ। बहुत सिंपल है, पहले आपने ये हेडिंग डालनी है, फिर ये दोनों मेथड्स लिखने हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकंड इज
फैमिली बजट मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड अलग अलग है, इनके अंदर फॉर्मूलाज करेंगे और फिर क्वेश्चन भी करेंगे कि आपको अच्छे से क्लियर हो। फर्स्ट लिखो दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट लिखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, लिख लेते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। मैं इतनी बार इसको क्लास में बोल दूंगी कि आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाए और इनका नेम भी लर्न हो जाए। करें फिर स्टार्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये क्या कहता है, देखो जब भी हम इंडेक्स नंबर्स निकालते हैं, एक हमारे पास बेस ईयर होता था, एक हमारे पास करंट ईयर होता था। याद है, अगर बेस ईयर प्राइस होता था हम उसे पी नोट से लिखते थे, करंट ईयर प्राइस होता था P1 से लिखते थे, बेस ईयर क्वांटिटी होती थी Q नोट से लिखते थे, करंट ईयर क्वांटिटी होती थी Q1 से लिखते थे। याद आया कुछ? पहले हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में बहुत पढ़ा ये P नोट, Q नोट, P1, Q1 वहीं से आया। जैसे इंडेक्स नंबर P नोट, Q नोट, P1, Q1 था, ऐसे कंज्यूमर प्राइस में भी हम इनका यूज करने वाले हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड किसको इंपॉर्टेंस देता है? Q नोट को इंपॉर्टेंस देता है। किसको इंपॉर्टेंस दी है? Q नोट को। इसका फॉर्मूला होता है समीशन, लिखते हैं, बहुत सिंपल है। समीशन का मतलब पता है ना? अभी बताती हूँ, नहीं पता तो समीशन लिखेंगे, यहाँ पे P1 नीचे P नोट, क्योंकि इसने इंपॉर्टेंस Q नोट को दी है, यहाँ पे Q नोट आ जाएगा इंटू 100। बस ये फॉर्मूला है, दैट्स इट, कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का यही मेथड है, यही फॉर्मूला है, और कुछ नहीं करना। समीशन P1 Q नोट अपॉन समीशन P नोट Q नोट इंटू 100। समीशन का मतलब क्या है? मान लो x की वैल्यू है 1 2 3, तो समीशन x का मतलब होता है कि इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 आंसर इज 6। तो समीशन से कोई इस सिंबल से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिंपल होता है कि सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। मतलब पहले मैं P1 Q नोट निकाल दूंगी, उनकी सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगी, वो समीशन P1 Q नोट हो जाएगा। P नोट Q नोट निकालूं, उनकी सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगी, समीशन P नोट Q नोट हो जाएगा इंटू 100। अगर अभी तक आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये टफ नहीं लग रहा होगा। ये चीज क्लियर है पक्का? दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड हमने एक और जगह भी पढ़ा है, सेम फॉर्मूला P1 Q नोट अपॉन P नोट Q नोट इंटू 100। क्या कोई और भी है जिसने Q नोट को इंपॉर्टेंस दी थी? याद करो, अच्छे से याद करो। है कोई और जिसने Q नोट को इंपॉर्टेंस दी थी? है कोई ऐसा मेथड? जल्दी से याद करो। अगर याद आया तो बहुत अच्छी बात है। लेस्पियर्स मेथड, जिन्होंने बताया है ना, पक्का अच्छे से चैप्टर करके आ रहे हो, कहीं पे भी झोल नहीं। और जिन्होंने नहीं बताया, चैप्टर अच्छे से किया है, रिवीजन्स की जरूरत है, मल्टीपल रिवीजन्स की। ये लेस्पियर्स मेथड का भी सेम फॉर्मूला था। तो अगर कोई लेस्पियर पूछ रहे हैं तो भी ये मेथड फॉर्मूला लगता है, कोई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड पूछ रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, समीशन P1 Q नोट अपॉन समीशन P नोट Q नोट इंटू 100। दैट्स इट, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। कौन सा? दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है चीज? चलिए आगे नेक्स्ट लिखो। सेकंड कौन सा था? फर्स्ट में इतना ही लिखना है, क्वेश्चन कराऊंगी क्लियर हो जाएगा। ये हेडिंग और ये फॉर्मूला लिखना है। चलिए आगे, सेकंड मेथड कौन सा था? जल्दी से बताओ, मैं तो भूल गई, बताओ जल्दी से। दैट इज फैमिली बजट मेथड। वेरी गुड, सेकंड इज फैमिली बजट मेथड। बहुत सिंपल है। अब कंज्यूमर की बात हो रही है, प्राइजेस की बात हो रही है, फैमिली बजट तो देखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। फैमिली बजट मेथड के अंदर हमारे पास दो फॉर्मूलाज आते हैं। पहला फॉर्मूला है समीशन PW अपॉन समीशन W। बहुत सिंपल है, समीशन PW अपॉन समीशन W, ये कैपिटल P लिखना है। क्लियर है चीज? अब आते हैं सेकंड वाले पे, ये भी बहुत सिंपल है। दैट विल बी समीशन log PW अपॉन समीशन W, और बाहर एंटी log आ जाएगा। सेम है, समीशन PW अपॉन W यही था, इसके साथ log आया और बाहर एंटी log आया। दैट्स इट, W का W वही है और नीचे वाला समीशन W भी एज इट इज है। तो इसके फैमिली बजट मेथड के दो फॉर्मूलाज है, एक बिना log के सिंपल समीशन PW अपॉन समीशन W, और एक log वाला एंटी log समीशन log PW अपॉन समीशन W। मैम ये कैसे पता लगेगा दी, ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? ये आपके माइंड में पक्का क्वेश्चन आ रहा होगा, ये माइंड से कंफ्यूजन निकाल दो। जब क्वेश्चन करवाऊंगी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि कौन सा मेथड आपको कब यूज करना है, पर हमें सारे मेथड्स आने चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला, क्योंकि
क्योंकि कई बार अगर पर्टिकुलरली वो मेंशन ही कर रहा है कि फैमिली बजट मेथड, इसको जीपी कहते हैं, ये जीपी वाले मेथड से है कि जीपी वाले मेथड से ही करो, फिर आपको लॉग एंटी लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी। जीपी नहीं जीएम, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, जीपी नहीं जीएम। क्लियर है चीज? अगर वहां पे स्पेशली मेंशन कर रहा है कि फैमिली बजट मेथड जीएम से ही करो, ज्योमेट्रिक मीन से करो, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस भी मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ये दोनों फॉर्मूला पहले करे हुए हैं ना, जल्दी से बता दो, करे हैं कि नहीं करे? कहाँ करे? सोचो जरा से, तब तक मैं आपको बताती हूँ पी की वैल्यू क्या होती है। पी इज P1 अपॉन पी नोट इंटू 100 करके निकलता है, एंड W इज पी नोट क्यू नोट, ये भी हमने किया हुआ है। जो ये कैपिटल P है वो P1 अपॉन पी नोट इंटू 100 होता है, और ये W है P नोट क्यू नोट करके ही निकलता है। W की वैल्यू इज P नोट क्यू नोट, एंड दिस कैपिटल P इज P1 अपॉन पी नोट इंटू 100। जब आप ऐसे डायग्राम बना लिए ना, ऐसे फॉर्म बना लिया आपने, नीचे यहाँ पे लिखना वैल्यूज की, W क्या है P नोट क्यू नोट, और P क्या है, दैट इज P1 अपॉन पी नोट इंटू 100। दैट्स इट। बहुत ईजी चीजें हैं अगर आप ध्यान से आराम से समझो। तो आज की क्लास की यही 3 फॉर्मूलाज करने हैं। फर्स्ट वन जो हमने करा था दैट इज कौन सा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एंड सेकेंड वन कौन सा है, जल्दी से बताओ सेकेंड वाला, फैमिली बजट मेथड। नेम याद कर लो और लिख के प्रैक्टिस किया करो। रिटन प्रैक्टिस फॉर्मूलाज की मस्ट है, मस्ट है। मतलब आपको लग रहा होगा टफ है, लेकिन 2 से 3 बार मेरे कहने से लिख लो, फॉर्मूलाज टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज के फॉर्मूलाज कंप्लीट होते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालो, जस्ट कुछ नहीं मेंशन कि एग्रीगेट मेथड करना है कि फैमिली बजट मेथड करना, कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट लिखा हुआ है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप एग्रीगेट मेथड से भी कर सकते हो, आप ये वाले मेथड, दैट इज कौन सा मेथड है ये वाला, जल्दी से बताओ, दैट इज फैमिली बजट मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन दोनों में से इजी कौन सा है, दैट इज फर्स्ट वाला एग्रीगेट मेथड। तो अगर आपको नहीं लिखा हुआ कि किस मेथड से करना है, एग्रीगेट से फैमिली बजट से, तो आप सिंपल एग्रीगेट मेथड से ही आंसर निकाल लोगे। इंडेक्स नंबर का सेम आंसर्स आते हैं, जिसने फैमिली बजट से निकालना है निकाल लो। मेरी बात समझ आई नहीं? अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालो या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो, ठीक है, 2 मेथड्स हैं इसके। कौन से 2 मेथड्स हैं, एक तो एग्रीगेटिव, एक कंज्यूमर। आप दोनों में से, सॉरी एक एग्रीगेटिव, दूसरा कौन सा, दैट इज फैमिली बजट। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर लो, चाहे एग्रीगेट यूज कर लो चाहे फैमिली वाला यूज कर लो, बट मैं कहती हूँ कि इजी एग्रीगेट वाला है, तो आप सिंपल एग्रीगेट से इंडेक्स नंबर निकाल के छोड़ सकते हो। लेकिन दोनों से आंसर सेम आता है, जिसको फैमिली वाले से करना है वो फैमिली वाले से भी कर सकता है। आगे जो फैमिली वाले से करेगा उसके पास 2 मेथड्स हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो इन दोनों मेथड में से भी वो कोई भी किसी भी मेथड से कर सकता है। अगर इससे करना है इससे कर ले, अगर ज्योमेट्रिक मीन वाले से करना है तो ज्योमेट्रिक मीन वाले से कर ले। तो अगर एग्जाम में सिर्फ यही लिखा है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, किसी मर्जी मेथड से कर लो। लेकिन वो मेंशन अगर कर रहा है कि आपको एग्रीगेट मेथड से करना है तो आपको फर्स्ट मेथड से करना पड़ेगा। अगर वो मेंशन कर रहा है कि फैमिली बजट मेथड से करना है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। उसके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या चाहता है। क्लियर है चीज? सो दिस इज द क्वेश्चन। अपने कैलकुलेटर्स ले आओ, कैलकुलेशंस भी करनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस भी लिखा हो सकता है या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स भी लिखा हो सकता है। ऑफ 2015 ऑन द बेसिस ऑफ 2010, मतलब ये मेरा करंट ईयर होने वाला है और बेस ईयर कौन से होने वाला है, दैट इज 2010। ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है। जिसका निकालना होता है वो करंट ईयर होता है, जिसके बेस पे, दैट इज बेस ईयर क्या है 2010। बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या फिर फैमिली बजट मेथड, दोनों मेथड करने हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है इंडेक्स नंबर और फैमिली बजट मेथड से भी निकालना है, दोनों से इसका आंसर निकालना है। बहुत
बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। सबसे पहला पार्ट करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ये सारा डाटा दिया हुआ है। डाटा देखो, आपको आइटम्स दिए हुए, व्हीट, राइस, शुगर, घी सबके, और यहाँ पे क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 2010, मतलब 2010 में कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, 2 क्विंटल्स, 20 केजी, 10 केजी, ये उनकी कंजम्पशन है 2010 के अंदर। ये क्वांटिटी है तो ये क्यू होगा, ये 2010 में है, 2010 इज बेस ईयर, तो ये क्यू नोट होगा। क्वेश्चन में ध्यान से समझो, आपने स्टेटमेंट नोट कर ली, नहीं की तो पहले पॉज करके नोट कर लो, फिर अपनी नोटबुक में साथ साथ मेंशन करते जाओ। पॉज कर दो अब तक नहीं अगर नोट करी, साथ साथ फिर मेरे मेंशन करते जाओ। ये क्या है, 2010 की क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्यू, 2010 बेस ईयर, तो ये क्यू नोट हो गया। ठीक है, ये आगे यूनिट्स दी हुई है कि जो प्राइसेस है यूनिट्स के हिसाब है, ये प्राइसेस क्विंटल्स के हिसाब से, ये प्राइसेस किलोग्राम के हिसाब से, बस ये यूनिट्स यहाँ पे मेंशन है, इसका हमें कुछ नहीं करना। आगे प्राइसेस 2010 में, क्योंकि ये प्राइसेस है तो पी रहेगा, क्योंकि 2010 है वो बेस ईयर होता है तो ये पी नोट रहने वाला है। आगे 2015 ये भी प्राइसेस ही हैं, लेकिन ये P1 रहने वाला है क्योंकि ये करंट ईयर के प्राइसेस है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्का अच्छे से? तो मैं यहाँ से अब यूनिट रब कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स हम रब कर देते हैं। जो आंसर का टेबल है मैं इसी से बना रही हूँ, आप दोबारा बना लेना चाहिए। मैं आंसर का टेबल, जो हम सोल्यूशन के लिए टेबल बनाते हैं ना, मैं इसी को ही लिख रही हूँ, आप चाहे दोबारा टेबल बना लेना। ये टेबल आपका क्वेश्चन में बनाया था, आंसर के लिए दोबारा टेबल बनाना पड़ता है ना, मैं इसी को ही रब करके कर रही हूँ। कुछ तो फायदा हो ना कि बोर्ड पे कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे रब कर लिया, आप दोबारा बना लेना इसको। ठीक है, आइटम्स लिखना उसमें, क्यू नोट, पी नोट, P1 लिखना। ठीक है, अब आगे देखो फॉर्मूला, पहले हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P01 मींस इंडेक्स नंबर, समीशन P1 P नोट Q नोट को इंपॉर्टेंस दी थी, इनटू 100। फॉर्मूला लर्न हुआ कि नहीं हुआ? समीशन P1 Q नोट अपॉन समीशन P नोट Q नोट इनटू 100। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान जाना चाहिए, समीशन के अंदर क्या है, P1 Q नोट, मतलब मुझे यहाँ पे P1 Q नोट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। जो समीशन के अंदर होता है उसका कॉलम बनता है। नीचे क्या लिखा है, P नोट Q नोट, समीशन के अंदर क्या है, P नोट Q नोट, तो मैं यहाँ पे P नोट Q नोट का भी एक कॉलम बनाऊंगी। जब कॉलम बनेंगे उनके कॉलम्स के आंसर को हम ऐड कर देंगे, वो मुझे समीशन P1 Q नोट मिल जाएगा। ऐसे ही P नोट Q नोट का कॉलम बनाऊंगी, उनके जो भी वैल्यूज आएंगे कॉलम में उनको ऐड करूंगी, समीशन P नोट Q नोट मिल जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। समझ आई चीज? सबसे पहले P1 Q नोट निकालते हैं फटाफट से, फिर P नोट Q नोट निकालेंगे जल्दी से। पहले P1 Q नोट, फिर P नोट Q नोट, हरी अब जल्दी से निकालते हैं। मैं बता रही हूँ कैसे स्टार्ट करना है। P1 Q नोट, दिस इज P1 एंड दिस इज Q नोट, तो P1 को Q नोट से करो, दिस इज 2 एंड दिस इज 125। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत इजीली आप कर सकते हो, दैट विल बी 250। बहुत सिंपल सी चीज है। तो चले आगे, आगे 20 को किससे करोगे, 16 से, दैट विल बी 320। P नोट, P1 को Q नोट से कर रहे हैं। आगे देखो 16 को 10 से, दैट विल बी 160। नेक्स्ट देखो 15 को 5 से, 15 5 द 75। नेक्स्ट देखो 5 को 25 से, 25 5 द 125। बहुत सिंपल है। आगे 12 को 40 से, दैट विल बी 480 आ जाएगा। 40 को 1 हाउस, 1 हाउस मतलब 1, 40 को 1 से करेंगे, दैट विल बी 40। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली हो गया। अब नेक्स्ट देखो P नोट Q नोट, P नोट कहाँ है, ये रहा। Q नोट कहाँ है हमारे पास, जल्दी से देखो, दैट इज दिस वन। ये P नोट है, ये Q नोट है, इनको मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 2 दैट विल बी 150। नेक्स्ट देखो 12 इंटू 20 दैट विल बी 240। 12 इंटू 10 दैट विल बी 120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 10 इंटू 5 दैट विल बी 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 4.5 इंटू 25 112.5 कैलकुलेटर पे करके देखना, मैंने भी देखा है। नेक्स्ट देखो 10 इंटू 40 दैट विल बी 400 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 1 हाउस मतलब 1 इंटू 25 आंसर विल बी 25। बहुत सिंपल है, दिस इज P नोट Q नोट। मुझे इनके समीशंस चाहिए, मतलब आप इनको नीचे क्या कर दो, ऐड कर दो, फटाफट से ऐड कर दो इनको। ये सारे P1 Q नोट को ऐड करोगे तो आपके पास समीशन P1 Q नोट आ जाएगा। अगर सारे P1 Q नोट के कॉलम को ऐड करोगे, समीशन का मतलब ऐड करना, अगर आप उसके पूरे कॉलम को ऐड कर दोगे आपको समीशन P1 Q नोट मिल जाएगा। आपने और क्या करना है, समीशन P नोट Q नोट भी चाहिए, तो P नोट Q नोट के भी सारे कॉलम को ऐड कर दो, वहां सारे आंसर मिल जाएंगे। जल्दी से करो, मैं भी करती हूँ, फिर आंसर मैच करेंगे। सो टोटल्स मैंने लिख दिए। P1 Q नोट का 1450, P
नोट क्यू नोट का 1097.5, ये आया कि नहीं आया? पक्का इसको रब कर दो, इसकी जरूरत तो नहीं है। क्यू नोट को यहाँ पे लिख लेती हूँ थोड़ा सा आगे, 2 मिनट बस, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। क्यू नोट इज यहाँ पे 2, 20, 10, 5, 25, 41। चलिए भाई, हाँ जी करते हैं आगे। फिर अब मुझे क्या निकालना है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। उसका फॉर्मूला क्या था जल्दी से बता दो। एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला था? समीशन P1 क्यू नोट समीशन P नोट क्यू नोट इंटू 100। समीशन P1 वाला क्या है? 1450। P नोट क्यू नोट क्या है? 1097.5 इंटू 100। बहुत सिंपल है, आप कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 1450 डिवाइड बाय 1097.5 and that is multiply by 100. आंसर विल बी 132.11। तो इस मेथड से जो इंडेक्स नंबर आया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से, दैट विल बी 132.11। इसमें कोई दिक्कत, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, साथ साथ समझा मेरे, करा तो बहुत अच्छे समझ आएगा। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, फैमिली बजट मेथड। इसी टेबल से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस टेबल को रब नहीं करना, इस टेबल को आपने कट नहीं करना, इसी के आगे टेबल बनाएंगे। फैमिली बजट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बता दो। फैमिली बजट मेथड में 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो समीशन P/W बाय समीशन W और एक लॉग एंटी लॉग वाला। ठीक है, इन्होंने सिर्फ फैमिली बजट मेथड लिखा है, कुछ मेंशन नहीं है कि पहला मेथड करना है सेकंड। तो हमारी मर्जी, हम जो से मर्जी मेथड से करें, तो हम फर्स्ट मेथड से करेंगे। मेरी बात समझ आई? पहली बात तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि एग्रीगेट से करना है कि फैमिली बजट से, आपने उसी मेथड से करना है। अब मान लो फैमिली बजट मेथड लिखा है, फैमिली बजट मेथड में भी आगे कौन सा मेथड करना है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, कुछ मेंशन नहीं है कि ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है, कुछ मेंशन नहीं है। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो, मैं फर्स्ट मेथड से करूंगी, लॉग वाले मेथड को नहीं कर रही मैं। क्लियर है चीज? लॉग निकालना, लॉग वाले मेथड, इन सबके क्वेश्चन मैं पहले भी इंडेक्स नंबर में करवा चुकी हूँ, वहां से भी आप कर सकते हो। और जब मेरे पास चॉइस हो तो मैं लॉग वाले मेथड पे क्यों जाऊं, मैं इस वाले मेथड पे जाऊंगी। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फिर समीशन P/W अपॉन समीशन W, P01 इज इक्वल्स टू समीशन P/W अपॉन समीशन W। P क्या होता है? दैट इज P1 अपॉन P नोट इंटू 100 और W क्या होता है? दैट इज P नोट क्यू नोट। ठीक है, अब मुझे समीशन W चाहिए, राइट? नीचे की पहले बात कर लेते हैं। समीशन W चाहिए मतलब मुझे समीशन P नोट क्यू नोट चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? समीशन W का मतलब समीशन P नोट क्यू नोट, क्योंकि W तो P नोट क्यू नोट था, और समीशन P नोट क्यू नोट 1097.5 पहले ही निकाल चुके हैं, तो एक काम तो हमारा हो रखा है। क्लियर है चीज? तो समीशन W हमारे पास आ रखा है 1097.5, क्योंकि देखो समीशन W मींस P नोट क्यू नोट, W की जगह P नोट क्यू नोट डाल दो, समीशन P नोट क्यू नोट, उसका आंसर ये रहा 1097.5। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं समीशन P/W की। ये हमारे पास वैल्यू आ जाए बस हमारा काम हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो फटाफट से समीशन P/W निकालना है। पहले P निकालते हैं, उसको W से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम कर देंगे। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे? कैपिटल P। कैपिटल P को W से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये W है। जब कैपिटल P को W से मल्टीप्लाई करेंगे, उस वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, समीशन P/W मिल जाएगा। करें स्टार्ट? चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। समीशन P/W ढूंढने निकले हैं हम। क्या ढूंढने निकले हैं? समीशन P/W। तो पहले P निकाल लेते हैं। P का फॉर्मूला क्या होता है? आप आगे लिखना, राइट साइड पे अपना टेबल कंटिन्यू करना। P का फॉर्मूला P1 अपॉन P नोट इंटू 100, राइट? P1 क्या है यहाँ पे? 125। P नोट क्या है यहाँ पे? 75 इंटू 100। लो, पहला कैपिटल P आ गया। दूसरा P1 कितना है? 16। यहाँ पे P नोट कितना है? 12 इंटू 100। दूसरा कैपिटल P आ गया, पूरा कॉलम बनेगा कैपिटल P का। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितना है? 16 अपॉन 12 इंटू 100, 15 अपॉन 10 इंटू 100, नेक्स्ट 5 अपॉन 4.5 इंटू 100, 12 अपॉन 10 इंटू 100 एंड 40 अपॉन 25 इंटू 100। फटाफट से कैलकुलेटर्स उठाओ, 125 को 75 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पक्का? अच्छे से अब ध्यान से देखो, इसका आंसर आपके पास पॉइंट्स में आ रहा होगा, नो डाउट। वो पॉइंट्स में जो भी आंसर आ रहा हो मान लो, तो
पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक आंसर लिखने हैं। कैलकुलेटर में बड़े बड़े आंसर आ रहे होंगे, मतलब 1 2 3.7648 कुछ भी आ रहा हो, पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक आंसर लिखना है, 0.76 तक लिखना है, आगे 48 नहीं लिखना। हर एक क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपने हर एक वैल्यू में लिखने हैं। जल्दी से लिखो, मैं भी लिख रही हूँ, फिर आंसर मैच करते हैं। सो ध्यान से देखो, अभी पी कैलकुलेट करके ये वैल्यूज आएंगे, प्रॉपर मैच करना, आप खुद कैलकुलेट कीजिए तभी आपको प्रैक्टिस होगी। देखो ये आंसर्स आएंगे। अब मुझे समीशन पी डब्ल्यू चाहिए, पहले समीशन के अंदर वाला पी डब्ल्यू तो निकाल लूं तभी ऐड करूंगी, तो मैं यहाँ पे पी डब्ल्यू निकालूंगी। ये रहा पी वाला कॉलम एंड दिस इज डब्ल्यू कॉलम। तो आप क्या करोगे, 166.66 को 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 133.33 को सेकंड क्या है वैल्यू 240 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हर एक को ऐसे ही करना है, 133.33 इंटू 120, नेक्स्ट देखो 150 इंटू 50, 111.11 इंटू 112.5, ऐसे 120 इंटू 400, 160 इंटू 25, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो। पी वाले कॉलम को डब्ल्यू वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, सामने वाली वैल्यू सामने वाले से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ सारे आंसर्स लिखो, मैं भी लिख रही हूँ, आंसर्स मैच करेंगे और एंड में इनको ऐड भी कर देना। जो ये पी डब्ल्यू के सारे आंसर्स आएंगे ना, उनको ऐड भी कर देना, यहाँ पे समीशन पी डब्ल्यू मिल जाएगा। हरी अप, यहीं पे वीडियो पॉज कर दो, पहले अपने आंसर्स निकालो, फिर मेरे साथ आंसर्स मैच करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से आंसर नोट करके कोई फायदा नहीं होगा जब तक कैलकुलेटर पे खुद हाथ नहीं चलाओगे। तो खुद साथ साथ करो, बाद में कर लूंगा वो बाद कभी नहीं आएगा, अभी करना है तभी अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट से करो, मैं भी आंसर लिखती हूँ, आप भी मैच करेंगे। हाँ जी, सारे पी डब्ल्यू की वैल्यू ये आ रही है और ऐड करके ये, जब आपका आंसर आ रहा होगा आपको डर लग रहा होगा, इतना बड़ा आंसर आ सकता है मैम? हाँ, आंसर आ सकता है। एक चीज और, यहाँ पे 0.675 आ रहा था, वैसे तो मैं 2 डिजिट तक कहती हूँ, बस अब एक ही रह रहा तो मैंने वो भी नोट कर लिया। वैसे तो कहती हूँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक होने चाहिए। हाँ, अगर 5-6 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, हम 2 डिजिट तक नोट कर लेते हैं, पर इस एक को अकेले छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने 2 तक तो लिखने थे, थर्ड भी लिख लिया 0.675। 2 से 1 ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं होना चाहिए 2 से, तो मैंने 0.675 तक लिख लिया आंसर। ठीक है, दिस इज समीशन पी डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या था, समीशन पी डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। यहाँ नोट कर लेते हैं, 144,997.675। समीशन डब्ल्यू क्या था, दैट इज 1097.5, 1097.5 डिवाइड कर लेते हैं, 144,997.675 ले लिया, डिवाइड कर रही हूँ 1097.5, दैट विल बी 132.11। इसका आंसर भी क्या आया, 132.11। तो अगर इस मेथड से निकाला था तो भी 132.11 आ रहा है, इस मेथड से निकाले तो भी 132.11 आ रहा है। मतलब अगर मेंशन नहीं है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, एग्रीगेट से भी कर सकते हो, फैमिली से भी कर सकते हो। अगर वहां मेंशन है कि एग्रीगेट से करना है तो एग्रीगेट से करना पड़ेगा, फैमिली से तो फैमिली से करना पड़ेगा। अब फैमिली में भी अगर आगे मेंशन है ही नहीं कि फर्स्ट मेथड करना है कि सेकंड, मतलब आपको लॉग वाला करना है कि नहीं करना, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अगर सिर्फ फैमिली लिखा है, आगे जीएम नहीं लिखा, जीएम था ना सेकंड वाले का नाम, अगर फैमिली है आगे जीएम नहीं लिखा, तो आप फर्स्ट मेथड से बिना लॉग वाले मेथड से कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है। मेंशन है तो उसी मेथड से करना है, एग्रीगेट है तो एग्रीगेट से करना है, फैमिली है तो फैमिली से करना है। फैमिली भी अगर लिखा है, उसके आगे मेंशन नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड, फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे फैमिली के फर्स्ट वाले से करो, चाहे फैमिली के सेकंड वाले से करो। आई होप आपको क्लियर है। दूसरी चीज ये ना, आपको ये वाले कैलकुलेटर यूज नहीं करने, सिंपल कैलकुलेटर जो आपके पास ग्रोसरी शॉप्स में यूज होते हैं, सिंपल कैलकुलेटर वो यूज करना है, ये साइंटिफिक यूज नहीं करना। मुझे यहाँ पे कैरी करना ईजी लगता है इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज करती हूँ। आपको सिंपल वो होता है ना शेप में, जो ग्रोसरी शॉप्स में होता है, वो कैलकुलेटर यूज करना है। इसी के साथ ही चैप्टर इंडेक्स नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है आपको चैनल पे पता लग जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी वीडियोस के लिंक जाते हैं, बुक्स जाती हैं, पीडीएफ जाती है, वहां पे भी अपना कंटेंट देख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, उसको रिवाइज करते रहना। जिस टॉपिक में डाउट होगा वो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो। 16 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.